आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यसभा की शक्तियां और जो भी सांसदों के विशेषाधिकार होते हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो राज्यसभा की शक्तियां, राज्यसभा के पास क्या पावर होता है, क्या शक्तियां होता है, ये जानना जरूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि राज्यसभा की आवश्यकता ही क्या है। तो राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, इसमें से पहला शक्ति आप लिखेंगे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो पहला शक्ति तो ये है राज्यसभा के पास कि ये अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का अधिकार इसी के पास है। यानी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में, तब ये लोकसभा में जाएगा। तो अखिल भारतीय सेवा क्या होता है? तो आपने नाम सुना होगा यूपीएससी की। यूपीएससी ये क्या कराता है? ये अखिल भारतीय सेवाओं के चयन के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी होते हैं, आईएएस आपने नाम सुना होगा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यानी ये होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, या हो गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। याद रखना है, ये फॉरेन नहीं है, फॉरेन मतलब विदेश मंत्रालय हो जाएगा, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो ये तीन अखिल भारतीय सेवा है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करता है, इसीलिए ये पूरे भारत के लिए काम करता है, तो अखिल भारतीय सेवा हो गया। अब ये जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसका गठन एक और नई, मान लेते हैं कि बहुत सारे नवाचारी लोग आजकल हो रहे हैं, तो किसी का मन किया कि एक हम आईपीएस बनाए, इंडियन पब्लिक सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस ना कह के इंडियन पब्लिक सर्विस, या कोई अन्य सर्विस भी इसका गठन हमें करना हो, हम एक और सर्विस का गठन करना चाहते हैं, अखिल भारतीय सेवा का गठन करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होगा, फिर लोकसभा में जाएगा और हस्ताक्षर होगा, फिर ये गठन हो जाएगा। तो अखिल भारतीय सेवा के गठन करने की शक्ति इसके पास है। अब जो दूसरा हमारा इसमें लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा, जो हमने पहला बोला अखिल भारतीय सेवा, केंद्र और राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही लाए जाते हैं। और दूसरा इसके पास शक्ति ये है कि राज्यसभा के पास कि मान लेते हैं कि कभी आपातकाल की घोषणा करनी है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है अनुच्छेद 352 के तहत। कौन से आपातकाल, क्या बता सकते हैं? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। ये पूरे भारत या भारत के किसी भाग के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत कब हो सकता है? जब युद्ध या कोई भी बाहर से आक्रमण हो तभी हो सकता है, या सशस्त्र विद्रोह हो। ये आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर अब नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने इसका दुरुपयोग किया था। वर्ष 1975 में 25 जून को आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी और इसलिए उसका गलत लाभ उठाया गया था। तो 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किए जा सकते हैं? सशस्त्र विद्रोह हो जब, या बाह्य आक्रमण हो, या कोई युद्ध चल रहा हो किसी देश के साथ, तभी इसकी घोषणा हो सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, या राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल, जिसे आप राष्ट्रपति शासन के नाम से आप जानते होंगे, तो उसे ही हम राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं। तो ये एक ही शब्द है। तो ये 356 जो है अनुच्छेद, ये राज्य आपातकाल के लिए है। और अनुच्छेद 360 बता सकते हैं, ये वित्तीय आपातकाल के लिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है? जब भी मान लेते हैं कि वित्तीय अस्थिरता की समस्या आ जाए, जैसे मान लेते हैं हमारे आरबीआई जो बैंक है वो ही दिवालिया हो जाए, या कोई भी हमारे देश में पैसे की ऐसी स्थिति हो जाए, जैसे कि 1992 में हुआ था कि हमें सोना गिरवी रखना पड़ गया था और 7 दिन के लिए बस राशन का पैसा बचा था। तो विदेशी मुद्रा तो चाहिए ही चाहिए, आपको कुछ भी खरीदना है तो पहले तो आपके पास डॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पर वही है
कि वित्तीय आपातकाल तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा सरकार के पास नहीं है। तो उस स्थिति में ऐसी स्थिति आ जाए, श्रीलंका जैसी स्थिति आ जाए, कैसे वहाँ ब्रेड बहुत महंगा हो गया था तो लोग पैसे बोरे में कस के ले जा रहे थे और उधर से थोड़ा सा सामान लेकर आ रहे थे, तो वैसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। लेकिन अभी तक वित्तीय स्थिति की घोषणा भारत में नहीं हुआ है या ऐसी नौबत नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगा, आशा है। तो नहीं आना चाहिए, ये बहुत बुरी स्थिति होती है। तो इसलिए चाहे 352, 356, 360 इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, हम आपातकाल थोड़े ना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये जो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में संसद के दोनों, संविधान में लिखा गया है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है, यानी जब तक संसद के दोनों सदन अनुमोदित नहीं कर देते ये लागू नहीं माना जाएगा, यानी अनुमोदन की आवश्यकता होती है कि इसे अनुमोदन करना ही पड़ेगा। तो संसद के दोनों सदन को अनुमोदन की आवश्यकता है। लेकिन यदि मान लेते हैं कि जब ये घोषणा हुआ आपातकाल की, मान लेते हैं कि बाहर से आक्रमण हो गया, वो तो किसी समय हो सकता है, पता थोड़े ना है, तो और उसी समय हमारे यहाँ लोकसभा भंग है पहले से ही, या अभी अनुमोदन लोकसभा ने नहीं किया है, अनुमोदन करने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब अनुमोदन नहीं हुआ है और लोकसभा भंग हो गई है, तो आप याद रखिएगा कि ऐसी स्थिति में जब लोकसभा भंग हो गई हो तो राज्यसभा के अनुमोदन जो तो राज्यसभा से अनुमोदन करके लागू माना जाएगा, इसे ही लागू माना जाएगा। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लागू रहेगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा नहीं है तो जो है आपातकाल वो उसकी घोषणा वापस ले ली जाएगी, नहीं, वो लागू रहेगा केवल राज्यसभा से ही अनुमोदन करके। तो ये है राज्यसभा की शक्ति, राज्यसभा का पावर। और राज्यों के पास, राज्यसभा के पास एक और पावर है कि राज्य सूची के विषय पर ये जो भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए ये जो केंद्र का संसद है, संसद को अधिग्रहित कर सकता है, किसके लिए, राज्यसभा के विषय पर कानून बनाने के लिए। तो हम जानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है, राज्य कानून बनाता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि ऐसी स्थिति में राज्यसभा जो है इसके पास पावर है, राज्यसभा कि ये संसद को ये पावर दे सकता है, राज्य सूची के जो विषय है उसको, उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के विधानसभा को है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के, राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानसभा को है, वो पावर संसद को दिया जा सकता है। संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाता है और राज्यों के विधानसभा अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं। तो राज्यों के विधानसभा भी कानून बनाते हैं और संसद भी कानून बनाता है, दोनों में टकराव न हो इसलिए दोनों के विषयों को बांट दिया गया है कि इस विषय पर राज्य कानून बनाएगा। जैसे पुलिस से संबंधित जितने कानून होंगे, राज्य अपने अपने राज्यों में अलग अलग पुलिस के लिए कानून बना सकता है, जबकि जो भी बीएसएफ हो गया या अन्य चीजें हो गई जो केंद्र से संबंधित हो, विदेश सेवा हो गया या वित्तीय संबंधित मामले हो गए, तो ये बैंक संबंधी मामला हो गया, ये जो केंद्र सूची के विषय है, केंद्र ही कानून बनाएगा, राज्य उस पर कानून कभी नहीं बना सकता। परमाणु शक्ति से संबंधित परमाणु गृह अब बैठाया जाएगा तो किसी न किसी राज्य में ही, लेकिन राज्य को अधिकार नहीं है कि उसके संबंध में उसके राज्य में है तो
कानून बनाए, वो केंद्र से सीधे नियंत्रित होगा, परमाणु ऊर्जा, या केंद्र उसके लिए कानून बनाएगा। तो ये है, बांट दिया गया है विषयों को कि किस पर, इस विषय पर राज्य कानून बनाएगा, इस विषय पर केंद्र कानून बनाएगा। आपने देखा भी होगा कि जो स्थानीय व्यवस्था होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं हर राज्यों में। क्यों? क्योंकि प्रत्येक राज्य को अपने अपने यहाँ स्थानीय व्यवस्था जो है, मुखिया वाली व्यवस्था, तो ये अपने लेवल पर अलग अलग गठन करने का अधिकार है। या स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, तो इसीलिए किसी राज्य में हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, किसी में नहीं भी हैं। तो ये राज्य सूची का विषय है। पुलिस, आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में उनका ड्रेस अलग अलग होता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, तो इस पर केंद्र चाह करके भी कानून नहीं बना सकता। लेकिन मान लेते हैं कि किसी पर कानून बनाने की आवश्यकता है केंद्र को, तो उस समय थोड़ी देर के लिए, जितने दिन के लिए चाहे, राज्यसभा संसद को अधिग्रहित कर लेगा राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए, कि अब संसद राज्य सूची पर भी कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाएगा, तो संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये आपको इतना याद रखना है। तो ये किसकी पावर हमने जानी? ये जो पावर की हमने बात की, ये राज्यसभा की शक्ति है, राज्यसभा का पावर है। और राज्यसभा में हम देखते हैं, राज्यसभा होने का लाभ ये भी है, हमें ये भी दिखता है कि जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि राज्यसभा क्यों है, राज्यसभा की जरूरत ही क्या है? लोकसभा तो है ही हमारे यहाँ, तो फिर राज्यसभा की जरूरत क्या है? लोकसभा में कोई भी बिल या विधेयक लाया जाएगा, वो जो हमारे सांसद हैं, हमारे द्वारा डायरेक्ट चुने गए सांसद हैं, वो उस पर सिग्नेचर करेंगे, वो पास हो जाएगा, मतलब वो बहुमत से पास हो गया। उसके बाद में राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, बस वो कानून बन जाएगा। राज्यसभा है तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि इससे क्या होता है कि विधेयक जब लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसमें उसको पारित नहीं होने देता है, कभी रोक देता है, तो बहुत लेट होता है कानून बनने में, तो लोग राज्यसभा को गलत बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो लोकसभा है, भले ही डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए हैं, या जो हमारे सांसद हैं तो वो डायरेक्ट जनता ने चुन करके तो भेजी है, लेकिन वो जनता के वोट लेने के लिए गलत फायदा भी उठा सकते हैं, और जनता के लिए, जनता में फेमस बनने के लिए, जनता के विश्वास जीतने के लिए, जनता के लिए हानिकारक कानून भी ला सकते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और इसीलिए तब हमें जरूरत पड़ती है राज्यसभा की, जो कि डायरेक्ट हम लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं, इन्हें वोट से कोई लेना देना नहीं है, और आपके जनता का इन पर कोई दबाव नहीं है। इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से सोच समझ के निर्णय ले सकते हैं। और हमारे सांसद यदि जल्दीबाजी कर दे, लोकसभा के लोग, और जल्दीबाजी से कोई विधेयक पास कर दे, तो वो राज्यसभा के लोग हैं जो कि इसे पास नहीं होने देंगे, वो रोक लेंगे, या जहां उन्हें लगेगा इसमें कमियां हैं तो संशोधन करके वापस भेज देंगे, या विचार करने के लिए लोकसभा से कह सकते हैं। तो ये जो जल्दीबाजी की हुई या अविवेकपूर्ण कोई कानून ला दिया जाता है, तो वहां पर ये राज्यसभा काफी काम आता है। और ये इसीलिए इसे बड़े लोगों का सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को। दूसरा चैम्बर, बड़े लोगों की सभा। पहले तो राज्य परिषद इसका नाम था 1954 से पहले, लेकिन बाद में 1954 के बाद में राज्यसभा कर दिया गया। वैसे ही आपको पता होगा 1954 से पहले लोकसभा को भी हम जनता का सदन कहते थे, लेकिन जो बाद में नाम बदला तो लोकसभा हो गया, और उसे जो लोकसभा है इसे प्रथम चैम्बर भी बोलते हैं, या फिर लोकसभा को बहुत सारे लोग चर्चित सभा भी बोलते हैं, क्योंकि चर्चित सभा है। तो इस तरह से इसके कई नाम भी हैं। और हमारे यहाँ जो संसद है, द्विसदनीय व्यवस्था है। अमेरिका में जो सीनेट है
वहाँ पर भी द्विसदनीय व्यवस्था है। हम देखेंगे अमेरिका के को कांग्रेस बोलते हैं, वहाँ के जो सांसद हैं उसे कांग्रेस बोलते हैं, और कांग्रेस के ऊपरी सदन जो हमारा राज्यसभा है तो अमेरिका में उसे सीनेट बोला जाता है। अमेरिका में राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट बोला जाता है। और जो अमेरिका के निचला सदन यानी हमारा जो लोकसभा है तो वहां पर निचला सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। वहीं ब्रिटेन में आपको याद रखना है कि ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है और निचले सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। तो इस तरह से ब्रिटेन का पार्लियामेंट है जो कि हमारे यहाँ संसद है। तो राज्यसभा के पास, हमारे राज्यसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं ब्रिटेन के तुलना में। ब्रिटेन के राज्यसभा के पास इतनी शक्तियां नहीं है और अमेरिका के राज्यसभा के पास कुछ ज्यादा ही पावर है। तो अमेरिका के राज्यसभा में आप जानते होंगे कि जो अमेरिका का सीनेट है वहां पर जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है तो प्रत्येक 100 सीटें हैं राज्यसभा में, वहां 100 सीटें हैं। कितनी सीटें? 100 सीटें। तो इसमें से हम देखेंगे कि दो सीट एक राज्य का है, यानी सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बराबर है। हर राज्य में 2-2 सीटें हैं और 50 राज्य हैं, वहां 50 राज्य हैं और 2-2 सीटें हैं। तो ये सभी राज्यों से 2 प्रतिनिधि यहाँ पर जा पाते हैं सीनेट में, ऊपरी सदन में। और हम जानते हैं कि राज्यसभा जो है, जो अमेरिका का सीनेट या भारत का राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो भी प्रतिनिधि चुन के जाएंगे तो वो कहाँ से? हमारे राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और जितनी सीटें हैं, जैसे बिहार से मान लेते हैं कि राज्यसभा में 16 सीटें हैं, तो बिहार से 16 लोग जाएंगे राज्यसभा में। और ये ऐसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 16 लोग गए और यहाँ पर कहाँ से? बिहार से 16 लोग चुन के जाएंगे। तो बिहार विधानसभा के जो चुने गए सदस्य हैं तो कुल तो 243 हैं। तो 243 में से कितने को भेजा जाएगा चुन के? 16 को भेजा जाएगा राज्यसभा में। वैसे ही अन्य राज्यों से भी। तो ये क्या करेंगे? अपने राज्य की बात करेंगे, ये अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे, संसदीय क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे राज्य के विकास की बात करेंगे, अपने बिहार राज्य के संबंध में बातें बढ़ चढ़ के रखेंगे। तो वहां पर इनमें राज्यसभा में और लोकसभा में यही अंतर है। हम देखते हैं कि जो राज्यसभा इनडायरेक्ट रूप से हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा चुने जा रहे हैं, जबकि ये लोकसभा हम डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से इन्हें चुना जाता है। जबकि इन्हें जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है तो प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसके माध्यम से ये इसका चुनाव होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है इनडायरेक्ट रूप से राज्यसभा का। और लोकसभा तो आप जानते ही हैं डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो राज्यसभा के जो भी ये है कि राज्यसभा में आपने सुना होगा कि जो 12 लोग होते हैं, ऐसे लोग जो कला क्षेत्र से, कला, साहित्य या फिर ये कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, तो इसमें जीवन बिताने वाले लोग जो अपने कला के लिए समर्पित हैं या जो विज्ञान में बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं या समाज सेवक हैं, तो ऐसे लोगों को इन 4 क्षेत्रों से, जो हमने बताया कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से लोगों को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। मतलब कि जो बड़े बड़े लोग हैं और सेलिब्रिटीज हैं, जिनको चाहने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है, ऐसे लोगों को भी राजनीति में मौका देता है कौन? राज्यसभा। अगर राज्यसभा नहीं होता तो ये लोग कभी भी सांसद नहीं बन पाते। जो आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े सिंगर जो हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं, तो वो कैसे बनते हैं? वो मनोनीत करके बनते हैं। यही 12 लोग को मनोनीत करने का जो प्रचलन है राज्यसभा में, उसके द्वारा। बाकी आपको पता होगा कि राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यदि पूछा जाए तो 245, अभी तो 245 जो है, अधिकतर 250 हो सकते हैं। कितने अधिकतर हो सकते हैं? 250, ये अधिकतर है। अधिकतर 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, लेकिन 245 हैं राज्यसभा में सदस्य। और इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो सदस्य चुन के जाते हैं। तो एक तरह से 230 राज्य और 12 जो है ये तो मनोनीत किए जाते हैं, और 4 जो केंद्र शासित प्रदेश से, कितने 4 प्रतिनिधि होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश से। ये केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का उतना प्रतिनिधित्व नहीं है राज्यसभा में, क्योंकि सभी केंद्र शासित प्रदेश से एक एक सदस्य नहीं, या जितने भी नहीं जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, जैसे दिल्ली हो गया, जिनकी जनसंख्या अधिक है। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनकी जनसंख्या तो काफी कम है ना। तो इसीलिए दिल्ली की जनसंख्या अधिक होने के कारण दिल्ली विधानसभा से, मतलब इनकी सीटें हैं राज्यसभा में। और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, यहीं से ये जो है ना, इनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? राज्यसभा में इनकी सीटें हैं। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पर सीटें हैं, और बाकी के जो 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये आपको याद होनी चाहिए। और यदि हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में, तो लोकसभा के विशेष शक्तियों के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो वित्त विधेयक होते हैं तो उस पर राज्यसभा का अधिकार नहीं होता। अगर हम ये बात करें कि राज्यसभा कम है लोकसभा से, तो किस मायने में कम है, तो आपको पता होगा कि जो भी धन विधेयक होता है उसे काउंट कौन करता है? कौन ये निर्धारित करेगा कि ये धन विधेयक है, ये नहीं है? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति को उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करता है कि ये धन विधेयक है। जनता से संबंधित जितने पैसे हैं, जितने टैक्स हैं, टैक्स वाला, टैक्स को बढ़ाना है, घटाना है, तो ये धन विधेयक में आएगा। तो सोचिए कि जनता से संबंधित डायरेक्ट जो फैसले लिए जाने हैं वो लोकसभा लेता है, राज्यसभा का उस पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने जो डायरेक्ट इलेक्शन करके लोगों को भेजा है वो लोकसभा में भेजा है। तो इसीलिए हमारे प्रतिनिधि जहाँ है वहीं पर हमारे पैसों की बात होनी चाहिए। तो हमने राज्यसभा को इतने अधिकार नहीं दिए हैं। जो वित्तीय मामला में या वित्त विधेयक यदि आप कहें तो अनुच्छेद 110 पूरा उससे बाहर भी है वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117(1) में वित्त विधेयक 1 और 117(3) में वित्त विधेयक 2 है। यानी 110 से बाहर जाकर के वित्त विधेयक बहुत बड़ा चीज है। ये समझिए कि ये पूरा वित्त विधेयक हो गया, और इसमें छोटी, ये वित्त विधेयक में ही छोटा सा है, ये है धन विधेयक। धन विधेयक, तो धन विधेयक वित्त विधेयक में ही शामिल होता है, और ये धन विधेयक की बात अनुच्छेद 110 करता है। अनुच्छेद 110 में की गई है। इस पर, धन विधेयक पर केवल और केवल लोकसभा का ही अधिकार होता है। किसका होता है? लोकसभा का अधिकार। लोकसभा का अधिकार होता है, राज्यसभा का अधिकार नहीं होता। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि राज्यसभा जो है वो ऐसा नहीं है कि ये लोकसभा से केवल पास किया जाएगा, राज्यसभा में भी भेजा जाएगा। जैसा कि नियम है कि लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन यहाँ पर वित्त विधेयक के संबंध में नियम यह है कि लोकसभा में ही वह पहले लाया जा सकता है। ऐसे साधारण विधेयक क्या होता है कि पहले आप राज्यसभा में भी ला सकते हैं या पहले आप लोकसभा में भी ला सकते हैं, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, या कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें केवल राज्यसभा में भी राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। जैसे उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाना है, तो आप बताइए कहाँ आएगा उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव? उपराष्ट्रपति
को हमें हटाना है उनके पद से, तो हम पहले ये विधेयक कहाँ लाएंगे? लोकसभा में लाएंगे कि राज्यसभा में लाएंगे कि किसी भी सदन में ला सकते हैं? तो याद रखिएगा, केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। पहले प्रस्ताव की बात हो रही है कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की शुरुआत कहाँ से होगी, हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होगी, या पहले हटाए जाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाएगा? तो वो है राज्यसभा, लोकसभा में नहीं। वैसे ही वित्त विधेयक की यदि बात करें तो वित्त विधेयक को पहले कहाँ लाया जाएगा? वित्त विधेयक को पहले लोकसभा में या राज्यसभा में? तो पहले लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा ऑप्शन ही नहीं है। पहले कहाँ? लोकसभा में, उसके बाद जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा को ज्यादा अधिकार नहीं है, 14 दिनों तक वह इसे रोक सकता है, ज्यादा से ज्यादा वह क्या कर सकता है? 14 दिनों तक रोके रख सकता है। फिर तो उसे 14 दिन के बाद वापस कर देना है, मतलब कुछ संशोधन भी नहीं कर सकता और ना ही अस्वीकृत कर सकता है। वो अपने यहाँ रख भी लेगा तो पास माना जाएगा कि दोनों सदनों से पास हो गया। लोकसभा ने पास कर दिया, इसका मतलब राज्यसभा को भी पास करना पड़ेगा। नहीं तो राज्यसभा यदि चाहे तो संशोधन करने की कुछ सिफारिश कर सकता है लोकसभा से, वो भी लोकसभा मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो चाहे तो संशोधन करेगा, नहीं तो ऐसे भी पास माना जाएगा, ऐसे ही वो मतलब पास कर देगा तो पास माना जाएगा। तो ज्यादातर अधिकार ये धन विधेयक के संबंध में नहीं है, जो राज्यसभा को, लोकसभा को इस पर ज्यादा अधिकार है। और आपको पता होगा कि जो धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक को पास करने से पहले लाने के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। और वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 भी है यहाँ पर। तो वित्त विधेयक 1 पर भी राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत होती है, लेकिन वित्त विधेयक 2 के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही हम देखेंगे कि जो धन विधेयक है, तो धन विधेयक है ये पहले लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और जो वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में लाया जा सकता है। दोनों को ही बराबर अधिकार है वित्त विधेयक पर, धन विधेयक पर नहीं। वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2, वित्त विधेयक 2 भागों में बांटा गया है। और यहाँ पर वित्त विधेयक 1-2 की श्रेणी में किसको रखा जाएगा, किस विषय को, ये कौन निर्धारित करेगा? ये अध्यक्ष निर्धारित नहीं करता है। जबकि जो यहाँ पर धन विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, ये निर्धारित सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष ही करेगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और धन विधेयक वित्त विधेयक में और भी अंतर है, जैसे कि जो धन विधेयक होता है तो धन विधेयक के संबंध में कोई भी गतिरोध उत्पन्न होता है, लोकसभा राज्यसभा सहमत नहीं होते हैं, तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, बुलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। कहने का मतलब कि वित्त विधेयक 1 वित्त विधेयक 2 के संबंध में कोई भी गतिरोध उत्पन्न होगा तो दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों को उस पर अधिकार है उतना ही पास करने का, उसे रोकने का, उसमें संशोधन करने का। तो मान लेते हैं राज्यसभा ने पास कर दिया या लोकसभा ने पास कर दिया, गया राज्यसभा में वित्त विधेयक, तो राज्यसभा उसे चाहे तो उसमें संशोधन, उसे लगता है कि संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन करके फिर से भेज सकता है कि इसमें संशोधन की जरूरत है। तो इस तरह से वो संशोधन कर सकता है, वह उसे रोक सकता है। तो गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा तो फिर से तो संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। और यहाँ तो राज्यसभा को अधिकार ही नहीं है धन विधेयक में कि वो केवल लोकसभा पास कर देगा तो मतलब पास माना जाएगा, तो गतिरोध ही उत्पन्न नहीं होगा, तो इसलिए संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुला सकते, धन विधेयक जरूरत ही नहीं है। अब वित्त विधेयक के संबंध में वित्त विधेयक 1 वित्त विधेयक 2 के लिए गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद में लोकसभा के अधिकतर सदस्य बताइए कितने हो सकते हैं? तो वो लोकसभा के अधिकतर सदस्य 552 हो सकते हैं, 552। तो अभी 545 ही है, 545 है।
545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 तो राज्यसभा जो 530 है वो राज्यों के, यहाँ पर राज्यों से, और कितने केंद्र शासित प्रदेश से, इसमें तो केंद्र शासित प्रदेश से चार ही सीटें थी केंद्र शासित प्रदेश की, लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के 20 सीटें हैं, लेकिन अभी भी 13, आप याद रखेंगे अधिकतर 20 हो सकता है, लेकिन 20 सीट भर नहीं पाता है, ये 13 सीटें ही हैं। केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें हैं वो अलग बात है, कितनी हो सकती हैं अधिकतर, तो 20 हो सकती हैं अधिकतर। लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की नहीं। राज्यसभा में अधिकतर 245 सीटें, राज्यसभा में 245 सीटें हैं, अधिकतर कितने हो सकते हैं, 250, और लोकसभा में 252 हो सकते हैं, लेकिन है कितने, 552 हो सकते हैं, लेकिन है कितने, 545 है अभी, 545 कहाँ, लोकसभा में, और हो कितने सकते हैं, 552। और केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतर तो अधिकतर जो केंद्र शासित प्रदेश से 20 हो सकते हैं, लेकिन है कितने, 13 हैं। हो सकते हैं 20, लेकिन है कितने, 13 केंद्र शासित प्रदेश से। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जो भी ये राज्यों से तो 200, ये कितना कितना रहेगा, कितने राज्य से रहेंगे, तो यहाँ पर 530 राज्यों से, यहाँ पर तो 245 कुल है ना, और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 12 4 और 229 राज्यों से। मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में कुल कितने सीट हो सकते हैं अधिकतम, ये पूछा जाए तो आंसर होगा 250। और ये पूछ लिया जाए कि कितने राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या, कुल सीटों की संख्या है या सदस्यों की संख्या है, तो 245। ठीक है, हो सकते हैं 250, लेकिन है नहीं, 245 ही है। और इस 245 में से पूछा जाए कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना है, तो कुल राज्यों के लिए केवल सीट कितना है, 229। केंद्र शासित प्रदेश के लिए 4, और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 4, राज्यों के लिए 229, और 12 लोग मनोनीत, कुल मिला के 245 हो जाएंगे। अब यहाँ पर यदि वैसे ही लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 552, लेकिन यदि ये बात पूछा जाए कि कुल सदस्यों में से अभी अधिकतर कितने, तो 552, ये अधिकतर है, अधिकतर हो सकते हैं, लेकिन है नहीं, है कितने, 545 ही है। और 545 में से, इस 545 में से राज्यों से 530, लोकसभा में राज्यों से 530 और राज्यसभा में 229, यहाँ 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से। राज्यों में 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीटें हैं और यहाँ 13 केंद्र शासित प्रदेश की सीटें हैं। अधिकतर हो कितने सकते हैं, तो अधिकतर ये यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के सीटों की संख्या 20 बताया गया है कि अधिकतर 20 हो सकते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश की सीटें, लेकिन 13 ही हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि पहले आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन ये जो मनोनीत करने वाला सिस्टम था बंद हो गया। अब मनोनीत नहीं किया जाएगा 2020 के बाद में। अब केवल लोकसभा, राज्यसभा में यहाँ पर आपको याद रखना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण होगा। किसके लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण ये 10-10 वर्ष पर हमेशा बढ़ाया जाता रहा है। और जो महिलाओं के लिए भी अब लोकसभा, विधानसभा में सीटों का आरक्षण किया जाएगा, तो कर दिया गया है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और हमारे लोकसभा और जो राज्यसभा है,
तो इनके जो विशेषाधिकार होते हैं, बहुत सारे विशेषाधिकार होते हैं, जैसे कि जो संसद के सदन है यानी लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पर कोई ये जो भी यहाँ पर बात चाहे ये लोग बोल सकते हैं, तो कुछ भी भाषण दे सकते हैं और उसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा मीडिया में कि ये व्यक्ति इस बात को बोला, तो ये उसके लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं। और इनके व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, जैसे कि 40 दिन कार्यवाही शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इन्हें मतलब सिविल मामला में के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बाकी अगर ये ऐसे अपराध किए हैं जो कि प्रतिबंधित हैं या ऐसे अपराध इन्होंने किए हैं जो कि क्रिमिनल वाला है, अपराध क्राइम है, तो उसके लिए इन्हें दंडित किया जा सकता है। लेकिन ये सिविल मामला के लिए इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बैठक के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक। संसद के सदन का बैठक होता है तो मतलब उसके 40 दिन पहले 40 दिन बाद तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये आपको याद रखना है। ये इनके एक तरह से विशेषाधिकार हैं जो कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं। तो दो तरह के विशेषाधिकार होते हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार में ये है कि ये जैसे कोई मीडिया वाला इनके बीच क्या हो रहा है या इनके बैठकों में जो भी बात कहे गए तो उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है मीडिया वाला इनसे बिना पूछे। तो पहले लेकिन बाद में फिर संविधान संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि अब जो भी इनके बीच के खबरें होंगे वो मीडिया चाहे तो प्रकाशित कर सकता है इनके अनुमति के बाद ही। तो वहाँ पर जो सही बात है, जो जैसा बात कही गई है उसे वैसा प्रकाशित किया जा सकता है। लेकिन अभी भी इनके जो भी गुप्त बैठक होते हैं तो वो वहाँ पर जो बातें होती हैं उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता और इनके अनुमति के बिना तो बिल्कुल ही नहीं प्रकाशित किया जा सकता। और वहाँ पर जो भी ये लोग बात बोलेंगे कहेंगे तो उसके लिए वहाँ पर जो गेस्ट होते हैं तो ये किसी भी गेस्ट को हटा सकते हैं और ये खुद निर्धारित कर सकते हैं कि हमें किन किन लोगों के साथ बात करनी है या एक तरह से ये गुप्त बैठक कर सकते हैं। तो गुप्त बैठक करने का अधिकार है, वहाँ पर किसी को नहीं होना चाहिए। ये चाहेंगे जिसको कि ये व्यक्ति रहे वही रहेगा, ये इनका अधिकार है, विशेषाधिकार है। बाकी यदि अवमानना कोई व्यक्ति इनकी अवहेलना करता है, अवमानना करता है तो उस पर अवमानना का भी केस हो सकता है, उसे मतलब सजा भी दी जा सकती है। तो इस तरह से इन्हें कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है और ऐसे किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप याद रखेंगे कि जो न्यायालय है उनके न्यायालय से इन्हें बाहर माना जाता है। इनके जो सांसद हैं, संसद के कार्यवाही को न्यायालय से बाहर माना जाता है। हाँ, जो अध्यक्ष है वो चाहे तो अध्यक्ष यदि चाहे तो वो किसी सदस्य को दंडित कर सकता है या बर्खास्त कर सकता है, उसे अधिकार है। बाकी ये इससे जो लोकसभा के बाहर के लोगों का एंट्री नहीं हो सकता, इसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये इनका पावर है, ये सांसदों का पावर है। बाकी आपको पता ही होगा कि इन्हें सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है और इस पर बात पर विवाद होता भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि इन्हें अभी देखिए कि 1 लाख रुपया मंथली महीना में इन्हें 1 लाख रुपया मिलता है। तो 1 लाख रुपया जब इन्हें सैलरी मिलता है, पहले 50,000 ही मिलता था, तो ये 1967 ईस्वी में इनके वेतन भत्ता अधिनियम जो आया था उसके तहत, लेकिन 2008 में इनकी सैलरी बढ़ा दी गई, 1 लाख कर दी गई, अभी 1 लाख ही है। और 2023 के बाद में तो ये बढ़ता रहेगा। मतलब कि ये ऐसा सिस्टम है कि अब जैसे जैसे मतलब प्राइस बढ़ेगा मार्केट में
तो वैसे ऑटोमेटिकली इनकी सैलरी जो है वो घोषणा नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जब भी सैलरी बढ़ाते हैं तो जनता में बातें खूब होती हैं कि ये लोग अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पहले ही इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और संविधान ने इनको अपने, चाहे वह लोकसभा राज्यसभा के संचालन, संसद के संचालन करना हो, इन्हें उसके लिए ये अपने संसद समिति सबके लिए नियम बनाने का अधिकार इन्हें ही दिया गया है। यहाँ तक कि अपने वेतन भत्ते का निर्धारण के लिए भी नियम यही बनाते हैं। तो कोई खुद अपने लिए नियम बना रहा है, इन्हें खुद अधिकार है अपने सैलरी निर्धारित करने का, तो वो तो ज़्यादा ही करेगा। तो 1 लाख रुपया इन्हें महीना में मिलता है। इसके अलावा इन्हें भत्ता बहुत मिलता है। तो आप देखेंगे कि इन्हें जिस संसदीय क्षेत्र से है तो संसदीय क्षेत्र भत्ता मिलता है 70,000 रुपया। 70,000 रुपया इन्हें संसदीय क्षेत्र भत्ता मिलता है। कार्यालय के कार्यों के लिए 60,000 रुपया मिलता है। इसके अलावा और इन्हें सारे सुविधाएं दी जाती हैं। इन्हें और चीज़ों में किसी भी चीज़ में खर्चा नहीं है। सब कुछ जो दवा वगैरह है तो उसकी सारी सुविधाएं इन्हें मिलती है सरकार की तरफ से। फिर भी इन्हें ये 70,000 रुपया, ये 60,000 रुपया कार्यालय के कार्यों के लिए और डेली हर रोज के कार्यों के लिए भी इन्हें रोजाना मतलब इनके खर्चे के लिए जो मिलता है 2,000, तो ये सब मिला करके इन्हें काफ़ी वेतन भत्ते हो जाते हैं। और पेंशन की यदि बात करें तो पेंशन, मान लीजिए कि एक कोई भी विधायक है या सांसद है, तो मान लेते हैं कि वो विधायक भी रह चुका है और सांसद भी, तो जब रिटायर होगा तो पेंशन जो है वो विधानसभा का भी मिलेगा और लोकसभा का भी एक ही मिलना चाहिए। यहाँ पर सुधार होना चाहिए, लेकिन वो दोनों का रह चुका है तो विधायक के रूप में भी उसे पेंशन मिलेगा और सांसद वाला भी उसे पेंशन मिलेगा। यहाँ तक कि 5 साल से अधिक वो रहा है, मतलब 2 बार 3 बार वो चुनाव जीता है, तो इस तरह से उसे हर बार के लिए पेंशन मिलेगा। तो जितनी बार वो विधेयक रहा है उसे काउंट किया जाएगा कि ये विधेयक, तो इस तरह से इन्हें पेंशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जनता में एक विवाद रहता है। आप भी देखिए, एक साधारण इंसान जो है, आदमी है, जो एक सुबह से शाम तक रिक्शा चालक, वो रिक्शा चला के मेहनत करता है, लेकिन बुढ़ापे में उसे सरकार को देना चाहिए सैलरी, क्योंकि अब वो रिक्शा चलाने लायक नहीं रह गया उसका शरीर, तो उसे पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे सरकार सुरक्षा नहीं देती है, जबकि देना चाहिए किसे, उसे सुरक्षा देना चाहिए। और यहाँ ये लोग पहले तो ये समझ लीजिए कि 91% लोग पहले तो यहाँ पर करोड़, यहाँ पर जो लाख से ऊपर कमाने वाले या करोड़पति आप बोल सकते हैं, वही होते हैं जो सांसद होते हैं। और ऊपर से इनको इतनी ज़्यादा सैलरी देने की क्या ज़रूरत है, और ये सब देने की क्या ज़रूरत है। इसमें सुधार तो होना ही चाहिए पूरी तरह से, लेकिन अभी जैसा है वैसा है। तो फिलहाल हमने बात की ये राज्यसभा की शक्तियों पर, और जो सांसद होते हैं उनके विशेषाधिकार कुछ होते हैं, तो उसके बारे में भी हमने जाना।